उपविभाग प्रमुख आचार्य विश्वजीत वहां पहुंचे और क्षितिज को देखते ही बोले, अरे क्षितिज, तुम यहां कैसे आ गए? कहीं गलती से गलत विभाग में तो नहीं आ गए ना? क्षितिज ने झुककर प्रणाम किया और शांत स्वर में कहा, आचार्य, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके तलवार विभाग में सीखने आया हूं। उसकी बात सुनकर विश्वजीत ने मन ही मन बुदबुदाया, क्या जमाना आ गया है। बाकी विभागों के आचार्य पढ़ाने के बजाय विद्यार्थियों को परेशान करके दूसरे विभागों में धकेल देते हैं। फिर उन्होंने सीधे पूछा, चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन तुम्हारे तलवार चलाने में कौन सी खासियत है? क्षितिज ने आत्मविश्वास से कहा, आग्नेय आयुध तकनीक। उसका उत्तर सुनते ही आचार्य विश्वजीत ठिठक गए। उनकी आंखें क्षितिज पर टिक गई। यकीन करना मुश्किल था। उस पूरे कक्ष में केवल शब्द को पता था कि क्षितिज इस तकनीक का धारक है और वही इसे प्रयोग करते हुए देख चुका था। लेकिन कक्ष के बाकी विद्यार्थी खिलखिलाने लगे। उन्हीं में से शिकारा दल की राजकुमारी ज्योति मुस्कुराते हुए बोली, आचार्य, कुछ लोगों को क्या लगता है यहाँ फेंकने की प्रतियोगिता चल रही है? उसके बोलते ही सारा वर्ग हंस पड़ा। क्षितिज चुप रहा, पर ज्योति ने उसकी चुप्पी का गलत अर्थ निकाल लिया। वो उसे उकसाते हुए बोली, दो लड़कियों से शादी पक्की हो जाने का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहने लगो। फिर भी क्षितिज चुप रहा। उसे पता था भौंकने वालों का काम ही भौंकना है। आचार्य विश्वजीत ने अब चुनौती दी, ठीक है, सामने पुतला खड़ा है। अगर तुम उसे एक ही वार में हरा पाए तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारे पास आग्नेय आयुध तकनीक है। क्षितिज ने सिर हिलाया, ठीक है आचार्य, जैसा आप कहें। वो पुतले की ओर बढ़ा। लेवल देखा, शुक्र स्तर का पुतला था। तभी ज्योति से एक लड़की ने पूछा, राजकुमारी, ये आग्नेय आयुध तकनीक होती क्या है? ज्योति ने उत्तर दिया, ये सर्वोत्तम तलवार तकनीक है। अगर सामने वाला योद्धा बराबरी के स्तर का हो तो उसे एक ही वार में समाप्त कर सकती है। ये सुन लड़की चौंक उठी और क्षितिज को देखने लगी। उसने क्षितिज के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और अब पूरा वर्ग उसकी ओर टकटकी लगाया था। क्षितिज ने ब्रह्मा तलवार निकाली और वार किया। देखने वालों को वार साधारण लगा, लेकिन अगले ही क्षण पुतले का सिर जमीन पर गिर गया था। कुछ पल के लिए कक्ष में सन्नाटा छा गया। ज्योति का चेहरा उतर गया। बिना मारे ही उसे जैसे करारा तमाचा लग गया हो। उसने नजरें झुका ली। क्षितिज ने जानबूझकर उसकी ओर देखा। बड़ी बड़ी बातें करने के बाद उसका सिर झुका देख उसे संतोष मिला, लेकिन वो चाहता था कि मजा और लिया जाए। उसने ऊंची आवाज में कहा, शब्द भाई, अब थोड़ी देर पहले कुछ मक्खियां बहुत भिनभिना रही थी, अब कहां मर गई पता नहीं। ज्योति तिलमिला उठी, पर अपनी ही गलती से चुप रही। पूरे वर्ग में ठहाके गूंज उठे। विद्यार्थियों की हंसी उसे कहीं ज्यादा चुभ रही थी। क्षितिज ने अब ध्यान हटाकर आचार्य विश्वजीत से पूछा, आचार्य, क्या यही है आग्नेय आयुध योद्धा तकनीक? विश्वजीत क्षण भर के लिए शर्मिंदा हुए। स्पष्ट था कि क्षितिज ने उन्हें चुपता ताना मारा था। मुस्कुराते हुए बोले, बहुत खूब। मेरे हिसाब से आज इस धरती पर इस तकनीक को इस्तेमाल करने का तुम्हारा कोई सानी नहीं। उन्होंने आगे कहा, तुमने इसका पहला चरण साधारण स्तर अच्छी तरह सीख लिया है। अब मैं तुम्हें अगला स्तर प्रारंभिक सुरक्षा सिखाऊंगा। क्षितिज ने जिज्ञासा से पूछा, लेकिन आचार्य, इसमें होता क्या है? विश्वजीत ने समझाया, इस स्तर में तुम्हें तकनीक बनाने की तैयारी बार बार नहीं करनी पड़ेगी। बस एक बार आदेश दो, तकनीक अपने आप तैयार हो जाएगी। ये सुन क्षितिज प्रसन्न हो उठा। अब तक उसे सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि किस तत्व को कब और कितनी देर तक मिलाना है। अब उससे मुक्ति मिल जाएगी। विश्वजीत ने हंसते हुए कहा, नाम सुनकर खुश मत हो जाओ, इसे सीखने में कई साल लग जाते हैं। क्षितिज ने गंभीरता से सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने तकनीक का प्रदर्शन किया और बोले, जब तुम इसे 10% भी साध लोगे तब मैं तुम्हें दूसरे विभाग में जाने की अनुमति दूंगा, या फिर काबिलियत की परीक्षा दे सकते हो। क्षितिज ने कहा, ठीक है आचार्य, मुझे इस दूसरे स्तर के बारे में जानकारी दीजिए ताकि मैं सीख सकूं। विश्वजीत ने उत्तर दिया, बाकी विद्यार्थियों को सीखने के लिए मैं किसी और आचार्य को भेज देता हूं। अभी तुम मेरे साथ चलो, हमें विभाग प्रमुख आचार्य नेहल के पास जाना है। क्षितिज उनके पीछे चल पड़ा। वहां पहुंचते ही आचार्य नेहल ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ क्षितिज, आज फिर कौन सी गलती कर बैठे? क्षितिज मन ही मन सोचने लगा। सिर्फ 2 चुड़ैलों की वजह से लोग उसे इतना शरारती समझते थे कि उसे पहले से ही अकादमी के बदमाशों की सूची में डाल दिया था। उसने मुस्कुराकर कहा, आचार्य, मैंने आपके विभाग का शुक्र स्तर का पुतला तोड़ दिया। ये सुन नेहल को मानो चक्कर आ गए। उन्होंने विस्मित होकर कहा, असंभव, ये हो ही नहीं सकता। उनके चेहरे पर अविश्वास देख क्षितिज के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मन ही मन बोला, जब मुझसे बिना सोचे सवाल पूछा था तब मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। तभी आचार्य विश्वजीत ने सिर हिलाकर कहा, हाँ आचार्य, ये सच कह रहा है, और असली बात तो ये है
उन्हें आगे कुछ कहने से रोकते हुए आचार्य नेहल ने गंभीर स्वर में कहा, आचार्य विश्वजीत, आप जरा सोच समझकर बात करें। उस पुतले को मैं तारा स्तर की योद्धा होकर भी नहीं तोड़ सकती, और इस लड़के ने उसे कैसे तोड़ दिया। ये सुनकर विश्वजीत भी क्षण भर के लिए निरुत्तर हो गए। व्याकुल होकर बोले, अरे आचार्य, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। नेहल ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, बताइए क्या कहना चाहते थे। विश्वजीत ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, आचार्य, बात यह है कि क्षितिज के पास आग्नेय आयुध तकनीक है और इसने इसका पहला स्तर पूरी तरह साध लिया है। यह सुनते ही नेहल के होश उड़ गए। वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई, एक नजर क्षितिज पर डाली, फिर दूसरी नजर विश्वजीत पर। अगले ही क्षण उन्होंने टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाकर एक ही सांस में खाली कर दिया। पानी पीने के बाद उन्होंने कुछ गहरी सांसें ली और जैसे ही उनका मन शांत हुआ, उनके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उन्होंने उत्साहित स्वर में कहा, हमारी इस अकादमी में, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी में मैंने ऐसा अकेला योद्धा देखा है जिसके पास ये तकनीक है, और वो तुम हो। ये सुनकर क्षितिज हैरान रह गया। उसने पूछा, ऐसा क्यों आचार्य, क्या ये तकनीक किसी को मिलती नहीं? नेहल ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं क्षितिज, ये तकनीक स्वयं योद्धा को चुनती है। हमारे पास इसकी किताब मौजूद है, लेकिन इसे पढ़कर कोई भी इसे सीख नहीं पाता। उनकी बात सुनकर क्षितिज को अजीब सा लगा, मगर यह सोचकर संतोष हुआ कि उसकी तकनीक कोई उससे चुरा नहीं सकेगा। फिर नेहल ने मेज से वो किताब उठाकर विश्वजीत को देते हुए कहा, आचार्य विश्वजीत, आप इसे इतनी लगन से पढ़ाएं कि अकादमी की रैंकिंग प्रतियोगिता में क्षितिज कम से कम पहले 500 में आए। विश्वजीत मुस्कुराए, ठीक है आचार्य, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उन दोनों की बातचीत चल रही थी और इस बीच क्षितिज किताब के पन्ने पलट रहा था, लेकिन उसे हैरानी हुई कि दूसरे स्तर का अंत नहीं हो रहा था। उसे लगा था कि शायद पूरी तकनीक एक ही किताब में होगी, मगर ऐसा नहीं था। उसकी उलझन भरी नजर देखकर विश्वजीत हंस पड़े। क्षितिज, तुम्हें लगा होगा कि एक ही किताब में आग्नेय आयुध तकनीक पूरी मिल जाएगी। जवाब है नहीं, और मैं तो कहता हूं तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तब भी ये पूरी नहीं होगी। ये सुनकर क्षितिज को समझ आ गया कि आखिर उसे ही ये तकनीक क्यों मिली है। उसने चुपचाप सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। इसके बाद विश्वजीत ने उसे 10-10% का पहला प्रतिशत सिखाया, कैसे मन से तलवार को आदेश देकर तकनीक तैयार करवाई जाती है। ये सीखने में लोगों को समय लगता था, लेकिन क्षितिज ने पहले ही प्रयास में सफलता पा ली। तब उन्हें यकीन हो गया कि तकनीक ने क्षितिज को सचमुच स्वीकार किया है, और उन्होंने तुरंत अगला चरण सिखाना शुरू कर दिया। दूसरे प्रतिशत में सिखाया गया कि तलवार को शरीर के भीतर से तत्व बाहर निकालने का आदेश कैसे देना है, और यह भी क्षितिज ने तुरंत सीख लिया। फिर आया तीसरा प्रतिशत, तलवार को किसी भी दिशा में घुमाते हुए साथ ही तकनीक तैयार करना। यहीं आकर क्षितिज अटक गया। अब तक वो हर चीज में तेज था, लेकिन तलवार से 2 काम एक साथ करवाना उसके लिए कठिन था। उसने थकान से कहा, आचार्य, आज के लिए इतना काफी है, मैं इसे अपने कमरे में जाकर अभ्यास करूंगा। मगर विश्वजीत ने सुझाव दिया, इससे बेहतर होगा कि तुम अभ्यास मैदान में जाओ। वहां तुम्हें 5वें वर्ष के कई विद्यार्थी मिलेंगे और उनके साथ रहकर तुम ये चरण जल्दी सीख पाओगे। क्षितिज को ये बात पसंद आई। प्रणाम करके वो सीधे अभ्यास मैदान की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसे बस यही याद था कि उसे जल्द से जल्द सारी तकनीकें सीखनी थी, ताकि वो अपने दुश्मनों को हराकर अपने परिवार और राज्य का बदला ले सके। कुछ ही देर में क्षितिज मैदान में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां काफी भीड़ थी। अब उसे समझ आया कि विभाग में इतने कम विद्यार्थी क्यों दिखाई देते हैं। पूरा मैदान घने पेड़ों से घिरा था, और जहां पेड़ नहीं थे वहां अलग अलग मुकाबलों के अखाड़े बने हुए थे। क्षितिज को वहां की हरियाली देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि अकादमी में इतनी सुंदर जगह भी हो सकती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी एक कोने से आवाज आई, क्षितिज, इधर आओ। ये एक लड़की की आवाज थी जो उसे बहुत परिचित लगी। जैसे ही उसने उस दिशा में देखा, उसका चेहरा उतर गया। मन ही मन बुदबुदाया, ये दोनों चुड़ैलें मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। हे भगवान, मुझे इनसे बचा लो। लेकिन उसकी ये मुराद इतनी जल्दी पूरी होने वाली नहीं थी, शायद कभी नहीं। उसने दोनों की ओर बनावटी मुस्कान फेंकते हुए कदम बढ़ाए। मैदान सभी भरे हुए थे, बस उनका मैदान खाली पड़ा था। क्षितिज ने मन ही मन कहा, इन दोनों का हर जगह राज है। अकादमी भी इनकी मनमानी पर कुछ नहीं करती। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि हर कोई उनसे इतना डरता था कि न तो कुलपति और न ही अष्टविभाग प्रमुख के सामने जाने की हिम्मत करता। जिसने कभी साहस किया भी, वो विद्यार्थी रातों रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उनके पास पहुंचते ही क्षितिज ने कहा, आप दोनों का मुकाबले का मैदान काफी अच्छा है। प्राची मुस्कुराई, अरे वाह, तुम्हें अच्छा लगा, वरना हम तो इसे सबसे घटिया मैदान कहते हैं। उसकी बात पर क्षितिज ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि ये कब अच्छा कहेगी और कब बुरा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। तभी स्नेहा ने पूछा,
क्या तुमने तलवार विभाग में प्रवेश लिया है? क्षितिज ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हें कैसे पता चला? प्राची हंसते हुए बोली। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि हम दोनों इस अकादमी के चुड़ैले हैं? हमसे कुछ छुप सकता है क्या? और अब तो तुम हमारे होने वाले पति हो। क्षितिज ने बस सिर हिलाया। तुम्हारी बात में दम तो है। स्नेहा ने अगला सवाल दागा। और सुना है वहां किसी सरफिरे ने पुतले का सिर उड़ा दिया है। इस पर क्षितिज ने सिर झुका लिया, क्योंकि ये काम उसी ने किया था और अब उसका नाम सरफिरा पड़ चुका था। उसका झुका सिर ही सब कुछ बयान कर रहा था। प्राची ने हंसते हुए कहा, हाँ यही है वो सरफिरा। ऐसी हरकत तो हमारे शैतानों के बादशाह ही कर सकते हैं। स्नेहा ने हैरानी से पूछा, क्या सच में तुमने ही उस पुतले को तोड़ा है? क्षितिज ने मजबूरी में सिर हिला दिया और चुप रहा। प्राची बोली, देखो स्नेहा, क्या दिन आ गए हैं। हमने तो सिर्फ विद्यार्थियों को परेशान किया था और ये महाशय तो सीधा आचार्यों को परेशान कर रहे हैं। लगता है क्षितिज का नाम यहाँ लंबे समय तक राज करेगा। इस पर स्नेहा भी हंस पड़ी। क्या करेंगी दोनों चुड़ैले क्षितिज के साथ मैदान में? क्या क्षितिज सीख पाएगा अगला चरण? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। स्नेहा ने हैरानी से पूछा, क्या सच में तुमने ही उस पुतले को तोड़ा है? उसकी बात सुनकर क्षितिज ने मजबूरी में गर्दन हिला दी और आगे कुछ न कहा। प्राची ने स्नेहा से कहा, देखो स्नेहा, क्या दिन आ गए हैं। हमने तो सिर्फ विद्यार्थियों को परेशान किया था, लेकिन ये महाशय तो सीधे टीचर और आचार्य को परेशान कर रहे हैं। लगता है क्षितिज का नाम यहाँ कई दिनों तक राज करेगा। उसकी बात पर स्नेहा भी हंस पड़ी और फिर खुद ही बोली, ठीक है प्राची, तुम क्षितिज का मजाक उड़ाना छोड़ो और उसे शांति से अभ्यास करने दो। उसकी बात मानकर प्राची ने हामी में सिर हिला दिया और चुप हो गई। क्षितिज मैदान में पहुंचा, तलवार निकाली और अभ्यास शुरू कर दिया। उसने एक साथ तलवार चलाने और शक्तियां निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ समय बाद यह कठिन हो गया और वो केवल एक ही बार ऐसा कर पाया। उसने दोबारा कोशिश की पर फिर असफल रहा। ये उसने 10 से 12 बार कोशिश की, लेकिन हर बार वही नतीजा मिला। कुछ ही देर में थक कर वो बैठ गया और साधना करने का मन बनाया। तभी स्नेहा पास आकर बोली, क्यों, क्या हुआ? इतनी जल्दी हार मान ली? ऐसे कैसे होगा? क्षितिज को भी लगा वो ऐसे हार नहीं मान सकता। उसको अपने पिताजी और बहनों के बारे में पता लगाना था। उसे अभी तक उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता था, लेकिन इस समय वो हारा ही महसूस कर रहा था। तभी स्नेहा ने दोबारा कहा, बोलो, इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हो तुम? तुम्हें शैतानों का बादशाह नाम दिया है सबने, उसकी कुछ तो इज्जत रखो। क्षितिज ने थोड़ी निराशा के साथ जवाब दिया, तो फिर क्या करूं? दो काम, वो भी तलवार से, कैसे करूं? स्नेहा मुस्कुराई और बोली, एक बात बताऊं, तुम्हारे पास 2 आंखें हैं, लेकिन एक साथ काम करती हैं, वो भी 2-2 होकर। वैसे ही इस तकनीक का इस्तेमाल करके देखो। उसकी बात क्षितिज को अच्छी लगी। उसने स्नेहा की सलाह के अनुसार तलवार से एक साथ लेकिन अलग अलग काम करने की कोशिश की। इस बार भी नाकामी मिली, पर कुछ समय बाद उसने फिर कोशिश की और अचानक उसकी तलवार से वार भी होने लगा और शक्तियां भी साथ में निकलने लगी। यहीं से उसने नई तकनीकें बनानी शुरू कर दी, यहाँ तक कि वो ऐसा बिना तलवार पकड़े भी कर पा रहा था। वो नहीं रुका, एक साथ 2-2 तकनीकें, फिर 3, 4 और आखिर 5-5 तकनीकें इस्तेमाल करने लगा। उसके इस अद्भुत प्रदर्शन को देखकर दोनों लड़कियां हैरान रह गई। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। प्राची ने स्नेहा से कहा, मुझे ये घटना अपने सामने होते हुए भी यकीन नहीं आ रहा। स्नेहा ने भी कहा, मुझे तो ये सपना लग रहा है, वो भी असंभव वाला। फिर दोनों ने एक साथ कहा, तो मुझे चिमटी काटो। दोनों ने एक दूसरे को चिमटी काटी और दोनों चीख पड़ी। क्षितिज ने उन्हें एक साथ चिल्लाते सुना तो घबरा गया और उनकी तरफ देखा। वे अपने हाथ सहलाते हुए कह रही थी, तुम्हें मैंने इतना जोर से चिमटी काटने को कब कहा था? उनकी इस पागलपन भरी बात पर क्षितिज ने सिर पर हाथ मार लिया और अपनी तकनीक का अभ्यास जारी रखा। जैसे जैसे वो 5-5 तकनीकें एक साथ इस्तेमाल करता गया, उसकी शक्तियों से प्रकृति की शक्तियों में भी हलचल होने लगी। मैदान में मौजूद हर व्यक्ति उसकी तकनीक देखने आ पहुंचा। भीड़ में कई सीनियर और कुशल योद्धा थे। उनमें एक होशियार लड़का तुषार भी था, जिसने हर साल होने वाले अकादमी रैंकिंग मुकाबले में पहला स्थान हासिल किया था। उसके पास सुरेश आया और मुस्कुराते हुए बोला, तुषार भाई, लगता है इस बार आपका पहला स्थान कोई और ले जाएगा। तुषार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा तो छोड़ो, लेकिन लग रहा है तुम्हारा 10वां स्थान भी पक्का जाने वाला है। ये सुनकर सुरेश का चेहरा ऐसे उतर गया जैसे जल गया हो। वो जैसे तैसे संभला और फिर से तुषार को चिढ़ाने लगा, क्या तुषार भाई, आपको लगता है कि शैतानों के बादशाह से आपके पहले स्थान को कोई खतरा नहीं है? तुषार हंसकर बोला, शैतानों का बादशाह? ये कैसे बच्चों जैसा नाम रख दिया? वैसे तो वो बच्चा ही है और इसके जैसे कई आए और गए। हम हमेशा पहले थे और रहेंगे,
लेकिन सुरेश ने जोर से चिल्लाकर कहा, इसका मतलब आप शैतानों के बादशाह को इस हफ्ते होने वाले रैंकिंग मुकाबले में चुनौती दे रहे हैं कि वो पहला स्थान लेकर दिखाए। उसने ये इतनी ऊंची आवाज में कहा कि क्षितिज और बाकी सब सुन ले। और हुआ भी ऐसा। मैदान में हलचल मच गई और सबके गुट बन गए। एक लड़का बोला, इस बार तो शैतानों का बादशाह ही नंबर 1 होगा, तुषार वगैरह को भूल जाना चाहिए। दूसरा चिढ़कर बोला, हमारा तुषार नंबर 1 था और रहेगा, कोई छपरी शैतानों का बादशाह इसे बदल नहीं सकता। तीसरी लड़की बोली, मेरे चार्मिंग प्रिंस तुषार ही अव्वल होंगे, क्षितिज जैसे लोग तो पहले 10 में आ जाए तो बड़ी बात है। चौथी लड़की ने जवाब दिया, तुम्हारा चार्मिंग प्रिंस हमारे शैतानों के बादशाह के आगे कुछ नहीं, सही विरोधी कभी आया ही नहीं, इसलिए वो पहले स्थान पर था, वरना दूसरे पर भी ना होता। पांचवा लड़का जो प्राची का दीवाना था बोला, मेरी तो दोनों चुड़ैलों में से प्राची ही नंबर 1 आएगी, वो हर साल इस प्रिंस चार्मिंग से जादुई मुकाबले में हार जाती है, वरना ऐसे छछुंदरों को हराना तो उसके लिए खेल है। छठा लड़का बोला, अरे भाई जरा धीरे बोल, वरना शैतानों के बादशाह ने सुन लिया तो आज तुम्हारा हाल नकारात्मक पक्ष के सेनापति जैसा कर देगा। वैसे भी मेरे हिसाब से उसके सिवा किसी में दम ही नहीं है। बहस काफी देर तक चलती रही। इधर क्षितिज ने वहां से जाने का निश्चय किया तो उसे जाते देख सुरेश बोला, अरे क्षितिज कहाँ जा रहा है? क्या वो सीधे तुषार भाई से मुकाबला करने जा रहा है? उसकी इस बेकार बात पर चिढ़कर क्षितिज वहीं चला गया जहां सुरेश खड़ा था। उसने धमकी दी, मैं किसी को हराऊं या ना हराऊं, लेकिन तुम्हें जरूर हरा कर रहूंगा। उसकी बात सुनकर तो खुद सुरेश के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक पहले साल का लड़का आकर उसे धमकी देकर जा रहा है। तभी वहां दोनों चुड़ैलें आ पहुंची और प्राची ने हंसते हुए कहा, बेटा सुरेश, अगर क्षितिज ने तुम्हें वार्निंग दी है तो तुम तो गए, ये पक्का है। सुरेश ने गुस्से में जवाब दिया, अगर वो कह दे और सच में वैसा होने लगे तो फिर उसे बाबा बना देना चाहिए। उसकी बात पर स्नेहा मुस्कुराकर बोली, मुझे तो लगता है कि बाबा तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, अगर पहले साल के लड़के से मुकाबला हार जाओगे तो। इस पर वहां मौजूद लोग आपस में चर्चा करने लगे। एक लड़की ने घमंड से कहा, इस सुरेश को तो बहुत मजा आता है किसी के फटे में टांग अड़ाने में, लेकिन इसकी बैंड बजाते हुए क्षितिज को देखना बहुत मजेदार होगा। उसके पास खड़ी दूसरी लड़की ने भी कहा, इसे हारे हुए लड़कों का मजाक उड़ाने में बड़ा मजा आता है, इस बार इसका मुंह काला करके हम इसे पूरी अकादमी में घुमाएंगे। वहां मौजूद कई लड़कियों ने इस बात पर हामी भरी। अच्छा हुआ कि सुरेश गुस्से में वहां से चला गया, वरना बेचारा डर के मारे रैंकिंग मुकाबले के दिन मैदान में ही ना आता। इधर क्षितिज सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन रास्ते में उसे आर्यन, प्रियंका, अजात शत्रु और ध्वनि मिल गए। उन्होंने जैसे ही क्षितिज को देखा, खुशी खुशी उसकी ओर दौड़ते हुए आए। उन्हें देखकर क्षितिज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चारों कहाँ घूम रहे हो? अजात शत्रु ने बताया, आज ध्वनि और उसकी 3 दोस्तों का ग्रुप जानवर पकड़ने जा रहा है। हम तीनों ने सोचा कि आपके साथ भी चल लें, हम बस दूर से देखेंगे कि ये लोग कैसे पकड़ते हैं। ये सुनकर क्षितिज ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, बहुत दिनों से भाई बहनों के साथ वक्त नहीं बिताया है, लेकिन कब निकलना है? आर्यन ने जवाब दिया, आज रात को। ये सुनकर क्षितिज को राहत मिली, क्योंकि वो फिलहाल वापस वहां नहीं जाना चाहता था। उसने गर्दन हिलाकर हामी भर दी और अपने कमरे की ओर चला गया। वो सीधा नहाने चला गया। थोड़ी देर बाद जब कमरे में लौटा तो पता चला कि प्राची और स्नेहा चुपके से वहां आकर उसे देख रही थी। क्षितिज ने आते ही तौलिया नीचे फेंका और अलमारी में कपड़े ढूंढने लगा। ये देख दोनों लड़कियों ने पहले तो आंखें बंद कर ली, लेकिन जल्द ही वे उसकी तरफ झांकने लगी और इस हरकत में उन्हें मजा भी आने लगा। काफी देर कपड़े ढूंढने के बाद क्षितिज को वे बिस्तर पर मिले और उसने पहन लिए। तैयार होते ही उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर मेरे खुले बदन को निहारने से मन भर गया हो तो ये कार्यक्रम यहीं खत्म करें। ये सुनकर दोनों का चेहरा लाल हो गया। शर्माते हुए उठी और प्राची ने पूछा, अगर तुम्हें पता था कि हम यहाँ हैं तो तुमने ये सब नाटक क्यों किया? क्षितिज मुस्कुराया, ताकि मैं तुम्हें अपना बदन दिखा सकूं। प्राची ने मुंह बनाते हुए कहा, छी, मुझे तुमसे ऐसी गंदी हरकत की उम्मीद नहीं थी। क्षितिज ने भी पलटकर कहा, मुझे भी तुम दोनों से यूं चोरी छुपे मेरा कमसिन शरीर देखने की उम्मीद नहीं थी। दोनों को लगा जैसे वे ही किसी पर जबरदस्ती कर रही हो। क्षितिज ने स्नेहा की ओर देखते हुए कहा, तुम भी इस पागल के साथ आ पहुंची, तुमसे तो उम्मीद नहीं थी। प्राची ने बीच में कहा, हाँ मैं पागल हूं, लेकिन ये पूछो कि तुम्हारा ये कमसिन शरीर देखने की इच्छा किसकी थी? क्षितिज ने स्नेहा की ओर देखा तो वो मुंह ढक चुकी थी। क्षितिज हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, अगली बार मैं भी तुम्हें बारी बारी कपड़े बदलते हुए देखूंगा। ये सुनते ही दोनों ऐसी भागी कि फिर कभी उसे परेशान करने नहीं आई। क्षितिज ने सोचा, दुनिया के सामने तो खुद को चुड़ैलें कहती है और यहाँ छोटी बच्चों जैसी हरकतें कर रही है। आखिर कैसी दुनिया है जिसमें सभी के 2 चेहरे होते हैं। उसने उनका ख्याल छोड़कर समय देखा। 6 घंटे बचे थे, यानी अगर वो कांच के ग्लास में जाता
तो पूरा एक दिन मिलेगा और कम से कम 2 शक्ति बिंदु खुल सकेगा। उसने वहां जाने का निश्चय किया, लेकिन तभी प्राची और स्नेहा आ पहुंची। स्नेहा ने कहा, हम दोनों को भी साधना के लिए तुम्हारे साथ आने दो प्लीज। क्षितिज ने पिछली बार जैसे ही जवाब दिया, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। स्नेहा चुप रही, लेकिन प्राची बोली, ठीक है, तुमसे ही शादी करूंगी। अब चलो, हमारे पास समय कम है। उसकी खींचतान देखकर क्षितिज और स्नेहा ने कुछ नहीं कहा। तीनों एक साथ कांच के ग्लास में घुस गए और तीनों ने अपना अपना कोना पकड़कर साधना शुरू कर दी। क्षितिज ने आंखें बंद कर बाकी 30 शक्ति बिंदु स्थिर कर 31वें को खोलने की कोशिश शुरू की। कई प्रयासों के बाद भी असफल रहा, लेकिन आखिरी कोशिश में वो खुल गया। 32वां शक्ति बिंदु भी तुरंत खुल गया। उसे समझ आया कि 31वां बिंदु एक दीवार था जिसे तोड़ना जरूरी था। तभी उसके सिर पर शक्तियां घूमने लगी और धीरे धीरे शरीर में उतरने लगी। काफी देर बाद ब्रह्मा दिव्य यंत्र से संदेश मिला, मुबारक हो, आपने शुक्र स्तर का 7वां चरण पार कर लिया है। अब आप 8वें चरण में पहुंच गए हैं। क्षितिज बहुत खुश हुआ। अकादमी में आए उसे केवल 16 दिन हुए थे और वो ऋषि स्तर पार कर अब 8वें चरण में पहुंच चुका था। आंखें खोलते ही उसने देखा कि उसकी शक्तियों से बवंडर से दोनों लड़कियों के बाल उलझ गए थे। वो डरते डरते उठा और पहले प्राची के बाल संवारने लगा। उसकी उंगलियां बाल संवारते संवारते उसके कानों को छू रही थी, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। क्या नया बवाल होने वाला है कांच के ग्लास के अंदर, जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मुबारक हो, आपने शुक्र स्तर का 7वां पड़ाव पार कर लिया है और अब आप सीधे 8वें स्तर में प्रवेश कर चुके हैं। उस आवाज में गर्व, सम्मान और आश्चर्य की स्पष्ट झलक थी। ये सुनते ही क्षितिज के चेहरे पर खुशी की एक उजली लहर दौड़ गई। आखिरकार उसे इस अकादमी में आए हुए सिर्फ 16 दिन हुए थे और इतने कम समय में उसने न केवल ऋषि स्तर पार कर लिया, बल्कि अब 8वें स्तर तक पहुंच चुका था। ये उपलब्धि कोई मामूली बात नहीं थी। ये तो जैसे किसी ने उसे उम्मीदों की सीढ़ी के शिखर पर पहुंचा दिया हो। क्षितिज ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसके सामने का दृश्य देखकर हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। उसकी शक्तियों के बवंडर का असर इतना तेज था कि उसके सामने खड़ी दोनों लड़कियां, प्राची और स्नेहा के बाल हवा में ऐसे उलझ गए थे जैसे किसी तूफान ने उन्हें जकड़ लिया हो। वो धीरे धीरे उठा, मन में हल्का संकोच लिए हुए। सबसे पहले वो प्राची के पास गया और कोमलता से उसके बाल संवारने लगा। उसकी उंगलियां बालों की लटों को सुलझाते सुलझाते कभी कभी प्राची के कानों को छू जाती, लेकिन उसने जैसे इस बात को महसूस होते हुए भी नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखों में एक शांत आत्मविश्वास था और होठों पर एक मंद सच्ची मुस्कान। इसके बाद क्षितिज स्नेहा की तरफ बढ़ा। वही कोमलता, वही धैर्य। स्नेहा के साथ भी वही हल्की सी अनजानी झिझक और हल्की मुस्कान का आदान प्रदान हुआ। क्षितिज को लगा शायद उन्हें उसका ये व्यवहार अच्छा लगा था, इसलिए वो अपने स्थान पर आकर बैठ गया। लेकिन काफी देर तक भी वे दोनों उठे नहीं। अंततः उसने सोचा शायद इन्हें थोड़ा समय चाहिए। कुछ पल बाद वो बाहर निकल आया और मन ही मन ठान लिया, क्यों ना इन्हें भी जानवर पकड़ने के अभियान पर ले चलूं। थोड़ी ही देर में वो आर्यन, अजातशत्रु, प्रियंका, ध्वनि और अन्य साथियों से जा मिला। वहां उसने देखा कि उनकी टीम में राजू, प्रीति, अनिल और गोपाल भी मौजूद थे। क्षितिज को देखते ही उन चारों के चेहरों पर जैसे किसी ने स्याही फेर दी हो। क्षितिज हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अरे लीडर राजू, आप यहाँ? राजू ने जबरदस्ती हंसी का दिखावा करते हुए कहा, अरे शैतानों के बादशाह, कैसे हो? मुझे तो पता ही नहीं था कि ध्वनि आपकी बड़ी बहन है। क्षितिज की मुस्कान अब थोड़ी गहरी हो गई। हाँ, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? उसके लहजे में क्या था, धमकी, मजाक या बस हल्की सी चेतावनी? राजू समझ नहीं पाया। उसने बस गर्दन हिलाकर ना कह दिया। इधर अनिल और गोपाल के सपनों पर पानी फेर चुका था। वे सोच रहे थे कि ध्वनि को अपना हुनर दिखाकर प्रभावित करेंगे, लेकिन अब हालात उल्टे पड़ चुके थे। प्रीति ने उनके चेहरे देखे तो मन ही मन मुस्कुरा उठी। जूनियरों की बड़ी चिंता करते थे, अब देखो जूनियर में भी तुम्हारा सीनियर आ गया, और जिसकी बहन के पीछे तुम पागलों की तरह भाग रहे थे वो भी अब तुम्हारे सामने खड़ा है। चलो अब दिखाओ अपनी होशियारी। क्षितिज ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, चलें फिर? ध्वनि ने जवाब दिया, एक सीनियर और आने वाली थी, लेकिन पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। क्षितिज ने पूछा, क्या उसके पास कुछ ऐसा है जिसके बिना तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते? ध्वनि ने नाराजगी से गर्दन झुकाते हुए कहा, हाँ भैया, उसी के पास खगेंद्र है जिसकी मदद से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। क्षितिज ने सहजता से मुस्कुराकर कहा, अगर तुम लोगों को लेवल 1 का खगेंद्र चलेगा तो मैं अपना दे देता हूं। ध्वनि ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी, लेकिन अनिल, गोपाल, प्रीति और राजू के चेहरे देखने लायक थे। वे दूसरे साल में पहुंचकर भी कभी खगेंद्र को पकड़ नहीं पाए थे और यहाँ क्षितिज सहजता से उसे दे रहा था।
कुछ देर बाद सब खगेंद्र पर सवार हो गए। अनिल और गोपाल रास्ता दिखा रहे थे। थोड़ी दूर तय करने के बाद उन्होंने खगेंद्र को उतार दिया और जाल बिछाने की तैयारी करने लगे। राजू ने विशेष फ्लैग निकाले, ऐसे फ्लैग जो प्रकृति की शक्तियों को खींचकर जाल बनाते थे। वे बेहद महंगे थे। एक फ्लैग की कीमत 100 लो मीडियम ग्रेड दिव्य पत्थरों के बराबर थी। उनके पास कुल मिलाकर भी 1000 पत्थर नहीं थे, लेकिन किसी तरह अपनी पहचान का इस्तेमाल कर 20 से अधिक फ्लैग जुटा लाए थे। जाल तैयार होते ही राजू ने प्लेट रखकर उसे सक्रिय कर दिया। अचानक सामने का दृश्य धुंधला हो गया। अनिल और गोपाल ने माथे पर हाथ मार लिया। ध्वनि ने घबराकर पूछा, सीनियर क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हैं? अनिल ने क्षितिज की तरफ देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, जाल उल्टा बन गया है। अगर कोई ताकतवर जानवर पीछे से आया तो हम भाग नहीं पाएंगे, और जो भी इस तरफ से जाल के पास गया उसे ऐसा बिजली का झटका लगेगा कि यहीं बेहोश हो जाएगा। सुनते ही सभी के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। ये जाल कितनी देर सक्रिय रहेगा? ध्वनि ने पूछा। राजू ने जवाब दिया, करीब 1 घंटा। अब तो माहौल में सन्नाटा छा गया। पहले उन्हें सिर्फ सामने से हमले का डर था, अब चारों तरफ से खतरा मंडरा रहा था। प्रीति ने गुस्से से अनिल और गोपाल की तरफ देखा। दूसरे साल में पहुंचकर भी झंडा लगाना नहीं आता। अगर हमें कुछ हुआ तो बाहर निकलते ही तुम दोनों को मैं खत्म कर दूंगी। दोनों ने शर्म से सिर झुका लिया, लेकिन बचने का मौका कहां था। अगले ही पल चारों तरफ से लेवल 1 के खतरनाक जानवरों ने आकर उन्हें घेर लिया। एक ओर से शेर, दूसरी ओर से 4-4 हाथी, तीसरी तरफ से 2 भालू और चौथी तरफ भेड़ियों का झुंड। उनकी आंखों में भूख थी और शिकार करने की योजना साफ। कुछ ही देर में उन्होंने घेराबंदी पूरी कर ली। प्रियंका और ध्वनि घबराकर क्षितिज के पीछे छिप गई, जबकि प्रीति अब भी अपनी जगह डटी रही। क्षितिज ने एक नजर उन पर डाली। अब मामला सिर्फ ताकत का नहीं, हिम्मत का भी है। आर्यन और अजातशत्रु ने जैसे ही सामने के दृश्य को देखा, वे अनायास ही अपने भाई के पीछे छिप गए। उनकी ये हरकत देखकर क्षितिज के मन में भी डर की लहर दौड़ गई। सामने खड़े वे चारों सीनियर अब इतनी बुरी हालत में थे कि दिल ही दिल में वे भी क्षितिज के पीछे छिपने की इच्छा रखते थे, मगर अपनी सीनियरिटी और इज्जत के कारण वे ऐसा कदम नहीं उठा सकते थे। प्रीति ने स्थिति का आकलन किया। चारों तरफ खतरनाक जानवरों से घिरी। वो समझ गई कि ये लड़ाई उसके बस की नहीं है। शुक्र स्तर के 5वें चरण में होने के बावजूद उसकी शक्ति यहाँ मौजूद किसी भी जानवर को हराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसने अंततः सब कुछ छोड़कर क्षितिज के पीछे आकर खड़े होना ही उचित समझा। क्षितिज ने जब उसे भी अपने पीछे खड़े होते देखा तो उसके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच गई। उसने खुद को किसी तरह शांत किया, गहरी सांस ली और सामने खड़े जानवरों की ओर देखने लगा, ये जानने के लिए कि पहला हमला कौन करेगा। लेकिन सामने के जानवर भी कम चालाक नहीं थे। उनमें से किसी ने अकेले आगे बढ़ने की गलती नहीं की। सभी एक दूसरे की चाल तौल रहे थे, मानो ये तय कर रहे हों कि इंसानों में से पहला वार कौन करेगा। जल्द ही जानवरों ने भांप लिया कि सब के सब क्षितिज के पीछे खड़े हैं। ये साफ था कि इनका नेता वही है। अब सबकी नजरें केवल उसी पर टिक गईं। क्षितिज ने अपनी ब्रह्मा तलवार बाहर निकाली। ड्रैगन स्लेयर तलवार उसकी बात मानने में हमेशा आनाकानी करती थी, इसलिए उसे सबसे अधिक भरोसा अपनी ब्रह्मा तलवार पर ही था। तलवार निकालते ही उसने उस पर अपने सभी तत्व एकत्रित किए और एक के बाद एक तकनीकें गढ़नी शुरू कर दी। राजू, प्रीति, अनिल और गोपाल ने यह दृश्य देखा तो उनके होश उड़ गए। आज तक उन्होंने कई सीनियर योद्धाओं को तलवार पर तकनीकें बनाते हुए देखा था, लेकिन अधिकतम 1 या 2 तकनीकें एक साथ। क्षितिज यहाँ 6-6 तकनीकें एक साथ बना रहा था। ये उनके लिए कल्पना से परे था। सामने के जानवर ये देखकर तिलमिला उठे, गुस्से में भरे हुए क्षितिज पर टूट पड़े। क्षितिज ने अपनी तलवार से लगातार वार किए, साथ ही तकनीकों को पूरा करने की कोशिश जारी रखी, लेकिन इतने सारे जानवरों के बीच वो अकेला कब तक टिक पाता। तभी उसके पीछे खड़े आर्यन ने पहला कदम बढ़ाया और एक जानवर के वार को अपने ऊपर ले लिया। धीरे धीरे बाकी भी अपनी अपनी तलवारों में शक्ति भरते हुए आगे आए, ताकि कम से कम एक जानवर को रोक सकें और क्षितिज अपनी तकनीकें पूरी कर सके। मगर जानवरों की संख्या इतनी अधिक थी कि हर किसी के लिए हालात कठिन होते जा रहे थे। कुछ ही देर में प्रियंका, ध्वनि और प्रीति घायल हो गई। अब सिर्फ 6 लड़के बचे थे। उनमें भी अजातशत्रु की हालत कमजोर होती जा रही थी। तभी एक जानवर का पंजा उसके सीने पर आ लगा। वो दूर जा गिरा। उसका कवच चकनाचूर हो गया। खून की कई उल्टियां करने के बाद वो बेसुध हो गया। अजातशत्रु की यह हालत देखकर अनिल और गोपाल के दिल में अपराध बोध और डर दोनों भर गया। उन्हें महसूस हुआ कि सभी साथी उनके कारण ही घायल हो रहे हैं। ये सोचकर उन्होंने और जोश के साथ जानवरों पर वार शुरू कर दिए, लेकिन संख्या के दबाव ने अंततः उनका जोश तोड़ दिया। दोनों को जानवरों ने उड़ा दिया। आर्यन का भी यही हाल हुआ। अब मैदान में केवल राजू और क्षितिज रह गए। दोनों ने जी जान से लड़ाई जारी रखी, लेकिन सामने इतने जानवर थे कि एक को चोट लगते ही दूसरा उसकी जगह आ जाता। जब स्थिति लगभग असंभव हो गई, क्षितिज ने अपनी तकनीकें छोड़ने का निश्चय किया। तभी उसके ग्लास से दोनों चुड़ैलें बाहर आ गई।
उन्होंने चारों ओर फैले जानवरों का मंजर देखा तो वे भी चौंक उठी। प्राची ने क्षितिज को घूरते हुए कहा, क्षितिज, तुम्हें हर जगह मुसीबत ढूंढने का शौक है क्या? जहां जाते हो वहां तुम्हें दुश्मन ही मिलते हैं। क्षितिज ने पलटकर जवाब दिया, तुम मुझे मरने से पहले बचाना चाहती हो या यूं ही बोल बोलकर मार डालोगी? स्नेहा हंसते हुए बोली, ठीक है, हम बचा लेंगे, लेकिन हमें इसके बदले में क्या मिलेगा? क्षितिज ने वार करते करते कहा, मैं तुम्हें उस स्पेस में हमेशा के लिए जाने दूंगा। ये सुनते ही दोनों ने सिर हिलाया और बोली, चलो फिर शुरुआत करते हैं। तभी ध्वनि की आवाज आई, इन्हें मारना मत दीदी। स्नेहा ने उसे झिड़कते हुए कहा, अब तुम्हारा मौका है, हम इन्हें मार कर ही दम लेंगे। फिर थोड़े ताने देते हुए बोली, दूसरे के दम पर जितने भी जानवर पकड़ लो, लेकिन जब तक अपने दम पर नहीं पकड़ोगी तब तक एनिमल ट्रेनर कैसे बनोगी? ध्वनि ने अनिच्छा से सिर हिलाया और चुप हो गई। क्षितिज ने अब अपनी 6 की 6 तकनीकें छोड़ दी। कई जानवर बुरी तरह घायल होकर इधर उधर भागने लगे, मगर असर खत्म होते ही वे फिर से टूट पड़े। इस बार सभी तैयार थे। क्षितिज ने ब्रह्मा तलवार भीतर रखी और ड्रैगन स्लेयर निकाल ली। जैसे उसने इसे चलाना शुरू किया, एक के बाद एक जानवर गिरने लगे। क्षितिज मानो खून की होली खेल रहा था। उसका शरीर और तलवार खून से लथपथ थे। उसकी आंखों में पागलपन था। प्राची और स्नेहा ने भी ऐसे सनकी योद्धा पहले कभी नहीं देखे थे, जो मारते समय जरा भी नहीं सोचता। प्रियंका और ध्वनि ने उसकी मारकाट देखकर आंखें बंद कर ली। आर्यन और अजातशत्रु उसकी शक्ति देखकर हैरान थे, जबकि सीनियर साथी घबराए हुए थे। खासकर अनिल और गोपाल के तो जैसे होश उड़ गए थे। वे सोच रहे थे कि यहाँ से भाग जाएं या कहीं छिप जाएं। क्षितिज ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी तलवार को इस तरह झटका कि उस पर जमे खून की धार सीधे जमीन पर गिरी। ड्रैगन स्लेयर उतनी ही चमकदार बनी रही। लोग तलवार को देखने से ज्यादा क्षितिज को ही देख रहे थे। उसकी ताकत, उसका आत्मविश्वास और उसकी निर्दयता उन्हें बांध चुकी थी। फिर क्षितिज ने जल तत्व का आह्वान किया और अपने ऊपर पानी गिराया। कुछ क्षणों में उसके शरीर से सारा खून धुल गया। इसके बाद उसने दिव्य किरण की ऊर्जा अपने शरीर में प्रवाहित की और कपड़े भी सूख गए। वो फिर से शांत, स्थिर और तैयार खड़ा था, मानो अभी कुछ हुआ ही ना हो। क्या सजा देगा क्षितिज राजू, गोपाल और अनिल को? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट FM पर।